हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एनीमे प्रेम। काइजू नंबर 8 के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे जापान डिफेंस फोर्स को काइजू नंबर 10 की मदद से ये पता चल गया था कि काइजू नंबर 9 बहुत ही जल्द उनके ऊपर हमला करने वाला है और उसके हमले से बचने के लिए जापान डिफेंस फोर्स काइजू नंबर 6 से बने वेपन को यूज करने का फैसला करती है और वो लोग इस वेपन को चलाने के लिए रैनो को चूज करते हैं। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यहारू फुरुहाशी की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ उसने न्यूट्रलाइजेशन स्पेशल एडवांस कोर्स में फर्स्ट पोजीशन सिक्योर किया होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं बहुत ही जल्दी ट्रेनिंग करके कैप्टन मीना, कैप्टन गेन और डायरेक्टर इसाओ की तरह अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करूंगा। और फिर सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि रैनो काइजू नंबर 6 से बने वेपन को यूज करने की कोशिश कर रहा होता है और उसको यूज करने के चक्कर में रैनो की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, जिसे देखकर फुरुहाशी हैरान हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो दिन आ गया होता है जब 4th डिवीजन के कैप्टन ये देखने वाले होते हैं कि रैनो काइजू नंबर 6 वेपन को यूज कर पाएगा या नहीं, जहाँ हम देखते हैं कि कई काइजू को न्यूट्रलाइजेशन जोन में इकट्ठा कर लिया जाता है। और तभी हम देखते हैं कि 4th डिवीजन का कैप्टन उससे पूछता है कि क्या तुम फाइट करने के लिए तैयार हो, जिस पे रैनो जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और तभी फुरुहाशी सोचता है कि ये है काइजू नंबर 6 का सूट, ये तो अभी तक एक्टिवेट भी नहीं हुआ है और इसके पास खड़ा होकर ऐसा लगता है कि मैं यहीं पे जम जाऊंगा। और तभी 4th डिवीजन का कैप्टन अपने वाइस कैप्टन से कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि एक ही महीने में ये लड़का इतना तैयार हो गया कि वो इस सूट को यूज कर सके। मैं तो इसे ये दिखाना चाह रहा था कि रियलिटी कितनी मुश्किल होती है और इसी वजह से मैंने इसे सबसे हार्ड ट्रेनिंग दी, जैसे हमारे टीचर्स हमें दिया करते थे। जिस पे वाइस कैप्टन बोलती है कि 3rd डिवीजन से जो इसके बारे में डाटा मिला था उससे हमें ये पता चल गया था कि ये बहुत ही ज्यादा जल्दी ग्रो कर रहा है। भले ही इसकी अनलिस्ट कॉम्बैट पावर किकोरू से कम है, लेकिन ये उससे ज्यादा तेजी से अपने आप को ग्रो कर रहा है। जिस पे 4th डिवीजन का कैप्टन कहता है कि असलियत में लड़ाई ट्रेनिंग से बिल्कुल अलग होती है, तो रेनो आज तुम अपने साथियों के साथ मिलकर इस होंजू को डिस्ट्रॉय कर दो। ये एक मोल टाइप 67 है जो कि पहली बार 1967 में दिखाई दिया था और ये हर 5 साल बाद धरती के ऊपर आता है और इसका फोर्टिट्यूड 6.4 है। और अगर मुझे कहीं पे भी लगा कि तुम इसे हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो मैं खुद आके इसे मार दूंगा। और हाँ, इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है, तो चलो फिर देखते हैं कि क्या तुम नंबर 6 वेपन को यूज करने के काबिल हो भी या नहीं। और इतना बोलते ही रेनो अपने साथियों के साथ उस काइजू से लड़ने चला जाता है, जहाँ फुरुहाशी देखता है कि रेनो बहुत ही ज्यादा तेज हो गया है, जिस वजह से वो भी और ज्यादा तेज भागने की कोशिश करने लगता है। और तभी हमें पता चलता है कि इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए रेनो को बस 10 मिनट इसीलिए दिए गए हैं क्योंकि नंबर्स वेपन यूजर्स की बॉडी पे बहुत ही खराब असर करता है और इसीलिए उसका कैप्टन ये नहीं चाहता था कि रेनो 10 मिनट से ज्यादा तक इस स्ट्रेस को झेले। और रेनो इतना कम समय होने की वजह से बहुत ही जल्दी इस मिशन को कंप्लीट करने की कोशिश करता है और इतना तेज होने की वजह से उसके पैरों से जो आइस निकल रही थी रेनो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है और जैसे तैसे उस काइजू से बचते हुए जाकर जमीन पर गिर जाता है। और तभी उसके साथी वहाँ पर उस काइजू को मारने आ जाते हैं और तभी फुरुहाशी अपने मन में सोचता है कि मैं इस टाइम पे लड़ सकता हूँ क्योंकि मैंने रेनो से वादा किया है कि मैं उसे किसी भी हाल में बचाऊंगा। और इतना कहते ही वो काइजू के ऊपर गोली चलाने लगता है और जैसे ही काइजू का ध्यान फुरुहाशी पे शिफ्ट होता है वैसे ही रेनो गोली मार के काइजू के एक साइड को जमा देता है और फिर पेड़ के ऊपर जाकर खुद को जमा कर एक ही गोली में पूरे काइजू को मार गिराता है, जिसे देखकर फुरुहाशी की आंख खुली की खुली रह जाती है। और तभी पीछे से एक काइजू फुरुहाशी के ऊपर हमला कर देता है और फुरुहाशी अपने मन में सोचता है कि आखिरकार क्यों मैं रेनो की तरह एक ही बार में इस काइजू को नहीं हरा पा रहा। और फिर हम देखते हैं कि वो अपने मन में सोचने लगता है कि उसके सपने तब से टूटना शुरू हुए जब उसने ये डिफेंस फोर्स ज्वाइन किया, क्योंकि डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने के बाद उसके ग्रेड्स ऊपर जाना बंद हो गए और उसे पहली बार रियल टैलेंट्स का सामना करना पड़ा। और हर दिन उसे ये एहसास होते रहा कि उसके पास कोई टैलेंट नहीं है और वो कहता है कि मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया लेकिन सारे लोग मुझसे आगे निकल गए। और उसके बाद एक रियल मॉन्स्टर सामने आता है जो कि रेनो था और तभी पीछे से एक काइजू आता है जो उसके ऊपर हमला करके उसे दूर फेंक देता है। और तभी 4th डिवीजन का कैप्टन उसे समझाते हुए कहता है कि कभी कभी पीछे हटना भी सही होता है। और तभी वो काइजू फिर से फुरुहाशी के ऊपर हमला करने वाला होता है और तभी रेनो बीच में आ जाता है और वो फुरुहाशी को थैंक यू कहने लगता है क्योंकि उसी की वजह से रेनो को थोड़ा सा टाइम मिल गया था। और तभी हम देखते हैं कि रेनो उस काइजू को भी एक ही गोली में फाड़ के रख देता है और फिर से अकेले वहाँ से निकल जाता है और वो अकेले ही होंजू के साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है और वो फाइट करते हुए अपने सूट की 43% पावर को एक्टिवेट कर देता है। और हम देखते हैं कि वो उस सूट की मदद से होंजू के एक हाथ को फ्रीज कर देता है और तभी वो अपने मन में सोचने लगता है कि अभी भी ये पावर बहुत ही कम है क्योंकि इस होंजू की स्किन बहुत ही ज्यादा सख्त है और ये बाकी काइजू से बहुत ही ज्यादा जल्दी रीजनरेट भी कर रहा है और इस हिसाब से अगर मैं चला तो इसके कोर तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। और फिर हम देखते हैं कि इचिकावा अपने पावर को 46% तक पहुंचा देता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन 4th डिवीजन के कैप्टन को ये समझ में आ जाता है कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ है और तभी हम देखते हैं कि रेनो उस होंजो के बाजू में छेद कर देता है, लेकिन अभी भी इतना काफी नहीं था। तभी रेनो सोचता है कि मुझे और भी पावर्स की
जरूरत है और वो अपने सूट के पावर को 51% तक एक्टिवेट कर देता है। और ये देखकर वहाँ पे मौजूद सभी लोग उससे पूछने लगते हैं कि क्या तुम ठीक हो, जिसपे जवाब देते हुए रेनो कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि मेरा दिमाग तो पहले से और भी ज्यादा शांत हो गया है। और तभी हम देखते हैं कि होंजू भी अपने बॉडी को चेंज करने लगता है और तभी रेनो काफका और फुरुहाशी को बचाने के बारे में सोचता है और अपने सूट की पावर को और भी बढ़ाने लगता है, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा तेज हो जाता है और धीरे धीरे करके उस होंजू को फ्रीज करने लगता है। लेकिन सूट की ज्यादा पावर को इस्तेमाल करने की वजह से 6 जगह से रेनो की मसल्स फट चुकी होती है, जिस वजह से वहाँ पे मौजूद सभी लोगों को ये लगता है कि 6 नंबर वेपन को यूज करने के बाद रेनो अपने ऊपर से कंट्रोल खो चुका है। लेकिन तभी 4 डिवीजन का कैप्टन बोलता है कि ऐसा नहीं है, रेनो इचिकावा असलियत में ऐसा ही है, क्योंकि जब नंबर वेपन अपने यूजर के साथ सिंक्रोनाइज करता है तब यूजर के अंदर बहुत ही ज्यादा एनर्जी जाती है, जिस वजह से ब्रेन के अंदर के न्यूरोट्रांसमीटर की स्पीड और अमाउंट बढ़ जाती है और उसी की वजह से उनकी ट्रू नेचर और ट्रू डिजायर्स बाहर आने लगती है। और ये यूजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसका किस तरह इस्तेमाल करे। और ये चीज ट्रेनिंग में नहीं दिखाई देती, क्योंकि ट्रेनिंग और रियल फाइट में बहुत ही अंतर होता है और रियल फाइट में बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा असर पड़ता है। और वैसे भी इस टाइम रेनो सबसे ताकतवर काइजू से बना हुआ वेपन को यूज कर रहा है, तो तुम सोच ही सकते हो कि उसके बॉडी और माइंड के ऊपर जो स्ट्रेस होगा वो किस लेवल का होगा। तो इसीलिए अगर इचिकावा इस सूट को नहीं कंट्रोल कर पाया तो मैं उसे कभी भी इस सूट को यूज करने नहीं दूंगा। और तभी हम देखते हैं कि फुरुहाशी चिल्लाते हुए इचिकावा की ओर बढ़ने लगता है और उसे इस बात पे बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है कि वो उस समय खुश था जब रेनो पहली बार इस वेपन को यूज नहीं कर पाया था। और तभी हम देखते हैं कि रेनो इचिकावा की बॉडी में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है और ऊपर से वो अपने थॉट्स को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से उसकी बॉडी अपने आप मूव कर रही होती है और उसकी पावर भी बढ़ती जा रही होती है। और तभी इचिकावा अपने 50 मीटर की रेडियस में सब कुछ फ्रीज कर देता है और सारे काइजूस को मार गिराता है ताकि उसका पूरा ध्यान सिर्फ उस होंजू पे हो। और तभी हम देखते हैं कि होंजू की 35% बॉडी फ्रीज हो चुकी होती है, लेकिन इस चक्कर में रेनो की 16 मसल्स फट चुकी होती है और साथ ही में उसके 4 हड्डी भी टूट चुके होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि रेनो का पैर पूरी तरह से टूट चुका होता है, जिस वजह से उसका कैप्टन उसे रोकने के लिए कहता है और खुद उस होंजू से लड़ने के लिए आने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि रेनो अपने मन में सोच रहा होता है कि वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है और इसी वजह से वो फिर से हारने वाला है और इस तरह अगर चला तो मैं कभी किसी को नहीं बचा पाऊंगा। और तभी हम देखते हैं कि इधर फुरुहाशी इचिकावा की ओर बढ़ने लगता है और वो अपने कैप्टन से इस लड़ाई के लिए और थोड़ा टाइम मांगने लगता है, लेकिन उसका कैप्टन उसे उस जगह से निकलने के लिए कहता है। लेकिन फुरुहाशी रेनो को बचाने के लिए काफी ज्यादा तेजी से उसकी ओर भाग रहा था, जिसे देखकर उसका कैप्टन हैरान हो जाता है, क्योंकि फुरुहाशी तो अभी तक 24% पावर को ही अनलीज कर पाया है और वो जिस तरह से भाग रहा था वो उससे ज्यादा लग रहा था। और फिर हम देखते हैं कि फुरुहाशी चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे पूरा भरोसा है कि रेनो नंबर 6 वेपन को चला सकता है। और फिर हम देखते हैं कि फुरुहाशी बर्फ से बने दीवार को तोड़ देता है और वो रेनो के पास पहुंच जाता है और वो रेनो को उठाकर वहां से निकल जाता है। और जब रेनो को होश आता है तो वो देखता है कि फुरुहाशी उसे उठाकर वहां से भाग रहा होता है और वो उसे बताता है कि उसने अपने कैप्टन से उस फाइट के लिए और थोड़ा वक्त मांग लिया है, जिस वजह से वो कहता है कि रेनो तुम्हें किसी भी हाल में इस होंजो को हराना होगा ताकि ये नंबर 6 वेपन हमेशा के लिए तुम्हारा हो सके। और मैं तुम्हें खुद उस होंजो के इतना पास लेके जाऊंगा ताकि तुम उसके कोर को एक ही बार में खत्म कर सको। जिसपे इशिकावा कहता है कि ऐसा करने से तुम भी खतरे में आ जाओगे, जिसे फुरुहाशी कहता है कि मुझे अंडर एस्टिमेट करना बंद करो और ऊपर से तुम मेरे से छोटे हो तो चुपचाप मेरी हेल्प लो। जिसपे रेनो कहता है कि फुरुहाशी तुम सच में बहुत ही कमाल के हो, क्योंकि जब भी मैं डरा हुआ होता हूँ तो तुम ही मेरी हेल्प करते हो। तो चलो हम साथ में मिलकर इस होंजू को खत्म करते हैं। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।